नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे भारत के किस फैसले से लगा ट्रंप को बड़ा झटका, क्यों कनाडा के पीएम कार्नी ने की ट्रंप की तारीफें और किस बात का दिया श्रेय। अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा एसआईआर, कब से होंगे बदलाव। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के गठबंधन की अटकलें हुई तेज। ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका, क्या एसिस टेस्ट से बाहर होंगे पैट कमिंस। मोदी ट्रंप के बीच हुई कौन सी सीक्रेट डील का हुआ खुलासा। ऐसी ये तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मॉस्को में आयोजित मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान की 7वीं बैठक में भारत ने रूस, चीन, पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बागराम एयरबेस वापस पाने की मांग का विरोध किया। संयुक्त बयान में कहा गया कि किसी भी बाहरी देश की सैन्य तैनाती क्षेत्रीय शांति के लिए हानिकारक है। ये संदेश सीधे तौर पर अमेरिका की नीति के खिलाफ माना गया है। भारत का ये कदम उनकी पारंपरिक अफगान नीति से बड़ा विचलन है, क्योंकि अब तक उसने तालिबान से दूरी बनाए रखी थी। भारत ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्थिरता किसी भी विदेशी दबाव से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस बीच अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, जो तालिबान शासन के साथ भारत के संबंधों में एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है। बता दें कि बागराम एयरबेस, जो पहले अमेरिकी सेना का प्रमुख ठिकाना था, एशिया के सामरिक संतुलन का केंद्र माना जाता है। भारत का ये कदम दर्शाता है कि वे अब क्षेत्रीय राजनीति में अमेरिकी सहयोगी के बजाय रणनीतिक सतता की दिशा में बढ़ रहा है। तालिबान के साथ संवाद भले ही विवादास्पद लगे, लेकिन ये भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से व्यावहारिक कदम है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफ की है, ये कहते हुए कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। कार्नी ने ट्रंप को परिवर्तनकारी राष्ट्रपति बताते हुए कहा कि उन्होंने न केवल नाटो सहयोगियों को मजबूत किया, बल्कि भारत, पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया जैसे विवादित क्षेत्रों में भी शांति लाने की दिशा में अहम काम किया। ये बयान उस समय आया है जब ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम वॉशिंगटन की मध्यस्थता से संभव हुआ। उन्होंने इस दावे को लगभग 50 बार दोहराया है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि संघर्ष विराम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं, बल्कि दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत से हुआ था। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, जब भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। कार्नी का बयान अमेरिका कनाडा संबंधों को सशक्त करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन भारत के लिए ये बयान कूटनीतिक रूप से असहज है। भारत हमेशा से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करता आया है। ट्रंप की ये छवि बनाने की कोशिश कि उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति कराई, राजनीतिक लाभ के लिए ज्यादा और वास्तविकता से कम जुड़ी लगती है। बिहार की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हर मतदाता को एक गणना फॉर्म भरकर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके लिए बीएलओ घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने अधिकारियों को ट्रेनिंग दे दी है। मतदाता सूची के साल 2003 के पुराने रिकॉर्ड को वेबसाइट सीईओ उत्तर प्रदेश पर अपडेट किया जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इन्हीं सूचियों का उपयोग किया जाएगा। बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता संख्या में कमी आई थी, खासकर नेपाल और बांग्लादेश से सटे जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी आदि, जहां फर्जी वोटर और घुसपैठियों के नाम हटाए गए। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आयोग अभी से तैयारी में जुटा है। ये कदम पारदर्शिता और फर्जी वोटिंग रोकने की दिशा में सकारात्मक माना जा सकता है, लेकिन आम मतदाताओं के लिए ये प्रक्रिया थोड़ी बोझिल भी साबित हो सकती है। प्रशासन को चाहिए कि डिजिटल विकल्प और जन जागरूकता अभियान के जरिए इसे सरल बनाया जाए, ताकि असली वोटर का नाम अनजाने में सूची से न कटे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है। कहा जा रहा है कि दोनों दल मिलकर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, जिससे एनडीए पर दबाव बढ़ सकता है। एलजेपी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है।
चिराग पासवान 243 सीटों में से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी केवल 25 देने को तैयार है। एलजेपी का दावा है कि पिछली लोकसभा चुनाव में उन्होंने सभी सीटें जीती थी, इसलिए अधिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चिराग ने कहा है कि वे हर सीट पर 20 से 25,000 वोट प्रभावित कर सकते हैं और एनडीए में रहते हुए भी बाहर निकलने का विकल्प उनके पास है। उनका नारा अब की बार युवा बिहारी खुद को नीतीश कुमार के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की रणनीति है। एशेज सीरीज 2025 की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में होने जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर सामने आई। टीम के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की पीठ में हॉटस्पॉट के कारण उनकी वापसी में देरी हो सकती है। हाल के मेडिकल स्कैन में कुछ सुधार दिखा, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार वे अभी गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं। ऐसे में कमिंस पहले टेस्ट और संभवतः पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी स्टीव स्मिथ संभाल सकते हैं, जिन्होंने इस साल श्रीलंका दौरे पर भी कमिंस की अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व किया था। तेज गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड को भी अहम भूमिका मिलने की संभावना है। कमिंस इस समय गेंदबाजी और रनिंग प्रैक्टिस से दूर हैं और केवल जिम व साइकिलिंग के जरिए फिटनेस बनाए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी संतुलन चुनौतीपूर्ण रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान स्कॉच विस्की उद्योग सुर्खियों में है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत स्कॉच विस्की पर आयात शुल्क कम करेगा, जिससे भारतीय बाजार में इसकी खपत बढ़ने की संभावना है। एसोसिएशन के मुताबिक आने वाले सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़े विस्की बाजारों में से एक बन सकता है और भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलेंगे। ब्रिटेन के लिए ये समझौता स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था में सालाना 19 करोड़ पाउंड की वृद्धि और 1,000 से ज्यादा नए रोजगार पैदा करने में मददगार होगा। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 अरब पाउंड की वृद्धि होगी, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 4.8 अरब पाउंड का इजाफा और मजदूरी में दीर्घकालिक 2.2 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होगी। उद्योग विशेषज्ञ इसे स्कॉटलैंड के लिए ऐतिहासिक अवसर मान रहे हैं, जबकि अब चुनौती इसे सफलतापूर्वक लागू करने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस साल का थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म है, जो भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नवाचार के जरिए सामाजिक विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आईएमसी एशिया का सबसे बड़ा टेक और टेलीकॉम इवेंट था, जिसमें 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 400 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। 4 दिन चलने वाली कार्यक्रम में 5G, 6G, AI, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आईएमसी 2025 में 1.5 लाख विजिटर, 1600 से अधिक इनोवेटिव यूज केस, 800 से ज्यादा स्पीकर्स और 100 से अधिक सेशन होंगे। जापान, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और टेक्नोलॉजी लीडरशिप को बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीक्रेट डील कर दुर्लभ खनिजों की पहली खेप भेजी है, जिससे देश में सियासी बवाल मच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के साथ एक गुप्त समझौता किया था। सितंबर 2025 में अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और पाकिस्तान की सैन्य इकाई फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच $500 मिलियन के निवेश का करार हुआ। इसके तहत पाकिस्तान से नियोडीमियम, प्रेसियोडीमियम, एंटीमनी और कॉपर कॉन्सेंट्रेट जैसे खनिजों की सप्लाई शुरू हुई। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस समझौते को सीक्रेट डील बताते हुए संसद में पारदर्शिता की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बिना जनता को विश्वास में लिए ऐसे समझौते देश के हितों के खिलाफ हैं और इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। अगर ये डील वास्तव में गुप्त रूप से की गई है, तो ये पाकिस्तान के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करती है, जबकि दुर्लभ खनिजों से अरबों डॉलर की आमदनी संभव है। लेकिन पारदर्शिता के बिना ऐसे सौदे अंततः अविश्वास और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं। पाकिस्तान को आर्थिक विकास और जनता के विश्वास दोनों के बीच संतुलन साधने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम बदल गया है। हवाओं में ठंडक बढ़ गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आज 8 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 9 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश पूरी तरह रुक जाएगी और मौसम साफ रहेगा। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। कानपुर में सबसे अधिक 45.8 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में सबसे कम 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ऋषभ, तो चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं सेट किया जाता? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल क्वार्टी कीबोर्ड 19वीं सदी में क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने टाइपराइटरों के लिए डिजाइन किया था। इसका लेआउट तेजी के लिए नहीं बल्कि मैकेनिकल जाम रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि पहले टाइपराइटर्स में ऐसे आर्म होते थे जो अक्सर इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को जल्दी टाइप करने पर टकरा जाते थे। फिर शोल्स ने अक्सर साथ आने वाले अक्षरों को अलग रखते हुए क्वार्टी लेआउट बनाया। टाइपराइटर्स की मैकेनिक्स खत्म होने के बाद भी ये लेआउट प्रचलित रहा, जबकि वोरक और कोलमार्क जैसे लेआउट्स अधिक आरामदायक और तेज माने जाते हैं। फिर भी क्वार्टी का चलन तेज है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।